पहले होता था कि ड्रग फॉर डिजीज, लेकिन अब जो है वो टोटल उल्टा है, द डिजीज फॉर ड्रग है। तो जितनी दवाएं बनती जा रही हैं उसी हिसाब से बर्डन ऑफ डिजीजेस दुनिया में आ रही हैं। 30 साल पहले डॉक्टर साहब क्या करते थे, काला पीला मिक्सचर होता था, पैराडेक्सा, ये काली पीली गोलियां होती थी और उसी से वो ठीक होते थे। जब तक मेडिकल स्टोर की दवाई नहीं लिखते देगा डॉक्टर तो ठीक ना होंगे। ये माइंड शिफ्ट हुआ। जो बच्चा ज्यादा एंटीबायोटिक लेता होगा वो ज्यादा बीमार होता होगा, क्योंकि हमने बॉडी के अंदर जो इनर सिस्टम है इंसान का, हमने उसको एक्टिव होने का मौका नहीं दिया। मगर एलोपैथिक मेडिसिन लेने से हमें आराम तो आता है ना। अगर किसी बच्चे को बुखार है, हमने उसको पैनाडोल दी, ठीक हो गया, फर्क तो पड़ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को खांसी हुई, हमने उसको कफ सिरप से सप्रेस किया, तो यही बच्चा आगे चल के एस्थमेटिक पेशेंट बनेगा। महात्मा गांधी के ब्लड प्रेशर 240 पे 140 रहता था, अभी इस वक्त 240 किसी का हो तो आईसीयू में होगा। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा फार्मा है। इंसान को बीमार रखने का पूरा निजाम है। तो एक रूल है, जंग के लिए हथियार चाहिए तो दवा के लिए क्या चाहिए, बीमारी चाहिए। ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अनकंट्रोल्ड। इसमें आप सिर्फ फार्मा कंपनीज को ही क्यों कसूरवार कह रहे हैं? तो कसूरवार तो डॉक्टर भी हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आप रफ्तार नाउ देख रहे हैं। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर मकबूल जाफरी हैं। इन्होंने एंटीग्रेटिव मेडिसिन और एपिजेनेटिक में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। आजकल वैसे आम है कि अगर आपको नज़ला, बुखार, खांसी, ज़ुकाम हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आप ओवर द काउंटर हम ड्रग या मेडिसिन लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो ये कितना सही होता है और इसकी हमारी सेहत पर क्या क्या नुकसानात होते हैं, ये डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल जो हमारा फार्मा एक लोग कहते हैं कि माफिया बन गया है, जिसकी वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने लगे हैं, ये क्या कहानी है, ये करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी फील्ड है एंटीग्रेटिव मेडिसिन, ये है क्या, पहले मुझे ये बताएं। और आप पाकिस्तान में से शायद पहले हैं जिन्होंने इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया इसमें, और जो हमारी रवायती जो एलोपैथिक या हिकमत की दवाइयाँ उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। और रफ्तार यकीनन इन तमाम चीज़ों से हटके कन्वेंशनल के साथ साथ और दीगर आउट ऑफ कन्वेंशनल भी इन मौज़ूआत पे बात करता है, और ये एक बहुत अच्छा है। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि हम रफ्तार के प्लेटफॉर्म पे उन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। इंटीग्रेटिव मेडिसिन, मैं पहले अपना बताऊँ। जी। मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिकल ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद फैमिली मेडिसिन मेरा इंटरेस्टिंग फील्ड थी, और मैं पूरी ज़िंदगी उसी में रहा। ऑल्दो मैं इस वक्त भी मैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड एपिजेनेटिक्स का स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मैं भी अपने आप को फैमिली फिजिशियन ही लिखता हूँ। फैमिली मेडिसिन में मैंने जो ट्रेनिंग ली, और उसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मैंने प्रैक्टिस की है। और उसके बाद मैं तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस से मैंने इंटीग्रेटिव मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन की, और साथ उसके बाद मैंने जर्मनी से इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड एपिजेनेटिक्स में मैंने स्पेशलाइजेशन की है। मैं इस वक्त अभी, चूँकि ये ऐसी फील्ड है जिसको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि रफ्तार एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ से हम आम आवाम को भी आसानी से ये चीज़ समझा सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटिव मेडिसिन और एपिजेनेटिक्स क्या है? ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं, आपस में एक ही हैं, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। मॉडर्नाइज्ड है वो, साइंटिफिक बेसिस पे। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान के बारे में एक तसव्वुर ये है, जो हमारा एलोपैथिक या वेस्टर्न मेडिसिन का है, कि इंसान की बॉडी इंसान है, यानी इस बॉडी के अंदर हर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि जो आपकी लेबॉर्ट्री में स्कैनिंग में या नेकेड आई से नज़र आती है। तो उस बॉडी के बेस्ड पर हम एक इंसान को अंडरस्टैंड करते हैं, अज्यूम करते हैं, और उसी को, उस बॉडी के अंदर जितनी तब्दीलियां आती हैं, तो उन तब्दीलियों को अप्स एंड डाउन्स करने के लिए जितने सिम्टम्स होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसको हम ठीक करने के लिए एक हमने केमिकल और एक सिस्टम ने बनाया है, जिसको हम एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं। इसके मुकाबले में एक होलिस्टिक अप्रोच है। उस होलिस्टिक अप्रोच के मुताबिक इंसान की बॉडी, इंसान का माइंड और स्पिरिट, यानी माइंड, बॉडी, स्पिरिट, इन तीनों की कंपोजिशन का नाम इंसान है। और ये तीनों आपस में इंटरलिंक हैं, और इन इंटरलिंक से और इंटरकनेक्टेड सिस्टम से तीनों का एक दूसरे पे असर होता है। तो बहुत सारी बीमारियां जो जिस्म से ज़ाहिर होती हैं, लेकिन बज़ात खुद जिस्म में नहीं होती, वो कहीं और से उसकी ओरिजिनेशन होती है, ओरिजिन कहीं और से करती है, लेकिन ज़ाहिर जिस्म से होती है। तो अगर हम उस कॉज को ट्रीट नहीं करते,
तो हम जिस्म के इसी सिम्टम्स को हम चलाते रहते। तो एलोपैथिक मेडिसिन वो है कि जिसमें सिम्टम्स का इलाज किया जाता है, और इंटीग्रेटिव मेडिसिन वो है कि जिसमें ये एलोपैथिक मेडिसिन भी और साथ में जितनी भी और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसे हम कहते हैं या ये लोग कहते हैं, हालांकि ये खुद एक ऑब्जेक्शनेबल है, सवाल है यहाँ पे कि जो बंदा पहले पैदा हुआ वो छोटा है और जो बाद में पैदा हुआ वो बड़ा है। मिसाल के तौर पर इंसान ये वेस्टर्न मेडिसिन जो है ये तकरीबन 200 साल से 250 साल से हमारे यहाँ आई है, जो अपनी एलोपैथिक जो कह रहे हैं। एलोपैथिक मेडिसिन जैसे वेस्टर्न मेडिसिन ये नहीं, एलोपैथिक मेडिसिन ये हमारे पास आई है इस सनती इनकलाब के बाद से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद आई है, जबकि इंसान तो लाखों करोड़ों साल से आया है। तो पहले क्या करता था, पहले तो मेरा ख्याल है हिकमत वगैरह यकीनन जो भी एक सिस्टम हकीम था, वगैरह यानी होते थे। जो भी था एक सिस्टम था, उस सिस्टम को ऑल्टरनेट कर दिया गया और जो बाद में आया उसको प्राइमरी कर दिया गया। तो अभी हमारे जहनों में ये तासुर है कि द एलोपैथिक इज अ मेडिसिन एंड ऑल अदर हीलिंग मेथड्स और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो जितने भी बहरहाल जो भी है उसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जितनी भी है वो और वेस्टर्न मेडिसिन को मिला के इंटीग्रेट किया गया है ताकि इंसान का मसला हल हो। मिसाल के तौर पर तो सर मुझे यहाँ सवाल ये भी है ना, इन दोनों को मिलाकर ही क्यों किया गया है? क्या सिर्फ एलोपैथिक से मसला हल नहीं हो रहा? देखिए एलोपैथिक जो बेस्ड है, जो डिज़ाइन की गई है वो सिम्टम्स के लिए की गई है, नॉट फॉर द डायग्नोसिस, नॉट फॉर द कॉज। मिसाल अभी जितनी भी मेडिसिन बीमारियां हैं, मैं पहले सब आपको ये बताऊं कि मिसाल आप एक मेडिकल या हेल्थ से ताल्लुक़ नहीं रखते आप, और आपके पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाएगी जब आप ये सुनेंगे। मिसाल मैं आपसे पूछता हूँ फॉर एग्जांपल कि इंसान की कितनी बीमारियां हो सकती हैं दुनिया में, अभी तक डायग्नोस्ड कितनी बीमारी? 150, 200, 250। हाँ, लेकिन आपको सुन के बड़ी हैरत होगी और यकीन नहीं आएगा। मैं 3 रेफरेंसेस देता हूँ। पहला रेफरेंस है जिसे हम कहते हैं ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। तो ये एक हर 10 साल के बाद इसकी जो न्यू एडिशन आता है और उसमें जितनी भी मेडिसिन की डायग्नोसिस होती है बीमारियों की वो सब उसमें आती हैं। तो जो ICD-11 अभी ये 2022 में आया है, इस ICD-11 में जो जितनी बीमारियां डायग्नोज्ड हैं कितनी हो सकती हैं इस वक्त, वो है 26,000। अच्छा, 26,000 बीमारियां ICD में 11 में डायग्नोज्ड हैं। दूसरा एक मेला कार्ड है, मेला कार्ड में भी कमोबेश इतनी ही है। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि बाकी चैट GPT और ये सारे जितने भी सर्च इंजन हैं जो पूरी दुनिया का सारा डेटा जमा करके देते हैं, AI अगर आप उस AI पे देखते हैं तो मोर देन 70,000 डिजीजेस, डिसऑर्डर्स एंड जो इंजरीज वगैरह जो मिला के जो डायग्नोज की गई हैं वो मोर देन 70,000 है। अच्छा, तो ये दवाइयाँ, ये जो इन तमाम की दवाइयाँ एलोपैथिक में मौजूद हैं, इलाज हाँ, तो देखिए पहले सिम्टम्स का इलाज आपके मुताबिक? पहले जो सिस्टम होता था उसमें कहा जाता था कि द ड्रग फॉर डिजीज, एंड दिस इज लॉजिकल, चाहे ट्रेडिशनल में हो चाहे एलोपैथिक में हो, एक बीमारी डायग्नोज होती है उसकी दवा है। तो पहले होता था कि ड्रग फॉर डिजीज, लेकिन अब जो है वो टोटल उल्टा है, द डिजीज फॉर ड्रग है। तो जितनी दवाएं बनती जा रही हैं उतनी डायग्नोसिस बनाई जा रही है, उतनी डायग्नोसिस लेवल की जा रही है, उसी हिसाब से बर्डन ऑफ डिजीजेस दुनिया में आ रही हैं। तो ये शिफ्ट जो हुआ है ड्रग फॉर डिजीज से डिजीज फॉर ड्रग पे, ये इसमें सबसे मेन सबब यही है। तो आप ये जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन के स्पेशलाइजेशन आपने की है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये फिर आप एलोपैथिक में ये जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, तो आप क्या इनको जो है वो बीमारी नहीं मानते? देखिए मुझे तो रिलीफ मिलता है अगर मुझे नज़ला है या फ्लू है, मैं कोई मेडिसिन लेके एलोपैथिक की यूज़ करता हूँ, मुझे रिलीफ तो मिलता है ना। देखिए बेसिकली जो बीमारी है वो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। मिसाल के तौर पर जैसे खांसी आपने कहा, खांसी बीमारी नहीं है, खांसी एक अलामत है। जब भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी चीज़ जो नॉर्मली नहीं जा रही, जो बॉडी के सिस्टम में इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नॉर्मल नहीं है, तो बॉडी उसको रिएक्ट करके बाहर निकालती है। वो जिस मैकेनिज्म से निकालती है उसको हम खांसी कहते हैं। जैसे बलगम भर गया तो बलगम निकालने का क्या रास्ता है सिवाय इसके कि खांसी करे। तो खांसी बजाते खुद बीमारी नहीं है। इसी तरह बुखार है, बुखार 3% जो बुखार होता है वो पैथोजेनिक होता है कि जो
जो जरासीम जो पैथोजेनिक जरासीम होते हैं, यानी बीमारी पैदा यानी आप करने कह रहे वाले हैं कि जरासीम। बुखार भी बीमारी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बुखार बीमारी अलामत है। तो 97% जो बुखार होता है वो इंसान का थेरापेटिक होता है। मिसाल के तौर पर हदीस भी है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुखार मोमिन के लिए रहमत है। अब उसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे, तो उसका एक सिंपल फार्मूला यूं है कि जब भी इंसान की बॉडी में कोई भी टॉक्सिन पैदा होता है, या हमारे जिस्म में वायरस जाता है, या बैक्टीरिया जाते हैं, तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है उसको किल करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। ये 97% है। 3% वो है कि जो बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हों, बहुत ज़्यादा बल्क में हों, और वो हमारी बॉडी के अंदर जाके अटैक करें, जिसके नतीजे में इंसान को बीमारी पैदा हो। दिस इज़ पैथोलॉजिकल बीमारी होती है, वो 3% है। लेकिन 95% 97% जो हमारा बुखार यही होता है। ठीक है, यानी कि वो हमें ठीक करने के लिए होता है, ठीक ना कि हम उसको दवाइयाँ खा के भगा दें। अच्छा, अब हमने क्या किया है, हमारे जहन दिलो दिमाग में, ख़ास तौर पे माओं के जहनों में ये होता है कि बुखार हमारा दुश्मन है। जैसे ही बुखार हुआ, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, पैनाडोल। पैराडोल, पैरास्टामोल टैबलेट्स देते हैं, ताकि सबसे पहले बुखार को हम कम करते हैं। तो उससे बुखार कम हो जाता है? नहीं होता। 2 4 6 घंटे होता है, फिर दोबारा होता है। और ये कम से कम कोई सा भी बुखार हो, 48 आवर्स से पहले आपका बुखार नहीं जाता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, अब एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं उस नतीजे में क्या करते हैं, फिर हम एंटीबायोटिक लेते हैं और उसके बाद हम मसाइल में घिरते जाते हैं। चूंकि 97% में वायरल बुखार होता है, या वो होता है कि जो टॉक्सिन के नतीजे में पैदा हुआ। जब कोई इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी। इन्फेक्शन भी वो जो 3% वाला नहीं है, लो प्रोफाइल पर है, वो हमारी बॉडी खुद ही उसको हील करती है। अब हम क्या करते हैं, हम हर छोटी मोटी चीज़ों पर मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, या हम एक डॉक्टर्स के साथ जाते हैं, तो डॉक्टर बेचारा खुद मजबूर होता है, क्योंकि उसे पता है कि मरीज को जब तक मैं ये चीज़ नहीं दूंगा तो तब तक वो ठीक ही नहीं होगा। तो ये अब जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक से ठीक हो रहा है, तो कैसे ठीक हो रहा है? दवाई लेके। दवाई से नहीं हो रहा ना, क्योंकि अंदर बैक्टीरिया तो है ही नहीं, ठीक है। वायरल है। लेकिन वो जब तक एंटीबायोटिक नहीं खाएगा, अब ये जो उसको ठीक कर रहा है, उसका माइंड ठीक कर रहा है, उसका बिलीफ ठीक कर रहा है, अच्छा। ऐसे ठीक कर रहा है, उसी से ठीक होता है। बहरहाल, तो ये जो चीज़ है हम जो डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनल सिस्टम इंसान के अंदर में खुदा ने बनाया है कि जो हीलिंग प्रोसेस होता है, हीलिंग प्रोसीजर होता है, हीलिंग मैकेनिज्म होता है। तो हर अलामत, हर चीज़ बीमारी नहीं होती। तो पहला बुखार को हम जो अपना समझते हैं, बुखार के हमारा दुश्मन है, तो बुखार हमारा दुश्मन नहीं है। हर बुखार हमारा दुश्मन नहीं है। तो डॉक्टर एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया खैरपुर से, और वो ही वॉज इन रेंजर्स, और उसके बच्चे को 5 साल से बुखार था, कंटिन्यू बुखार था। 5 साल से? 5 साल से कंटिन्यू। बच्चा जो हुआ 5 साल की उम्र से था, ऐसा उसकी एज थी 10 साल। डॉक्टर साहब हमें तो बताया गया है कि 104 अगर बुखार है, 3-4 घंटे। 104 ही बुखार था जब मेरे पास आया था उस वक्त उसका 104 बुखार था। और इतनी मोटी फाइल थी, दुनिया जहान के टेस्ट से, सखर से लेके खैरपुर, कराची, हैदराबाद, यहाँ पर इतने डॉक्टर्स को देखा के, लेकिन वो आए दिन टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे। अभी होता क्या होता है, हमारा एक मेडिकल कल्चर है। मिसाल, एक आम फिजिशियन बस जाते हैं, तो फिजिशियन वो दवा दे देते हैं, उससे बंदा ठीक नहीं हुआ तो हम जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास। अब स्पेशलिस्ट का एक माइंड सेट बना हुआ है कि मेरा काम क्या है, मेरा काम है टेस्ट करवाना, तो मैं जब टेस्ट नहीं करवाऊंगा तब तक मसला हल नहीं होगा, या मरीज की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। फिर वो टेस्ट लिखता है, अब उससे भी ठीक नहीं हुआ, फिर हम एक बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये जो सिस्टम हम लेते हैं, अब वो बंदा भी इसी तरह टेस्ट पे टेस्ट करा के आया मेरे पास 5 साल के बाद। अच्छा, मैंने जब इतनी फाइल देखी, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, ये लॉजिकल कॉमन सेंस का सवाल था। मैंने उससे पूछा कि बच्चे को बुखार के अलावा और क्या तकलीफ है? कहा कुछ भी नहीं है, बच्चे को बुखार होता है, 104 बुखार होता है। अच्छा, और कोई तकलीफ नहीं है? ये खुद एक अलामत है, और कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ बुखार है। अच्छा, मैंने पूछा कि उसका आप कोई ऐसा मौका है जो आपने दवा ना दी हो? तो कह रहा मैं तो सिरप अपने साथ रखता हूँ, हर 8 घंटे में 6 घंटे में बुखार सिरप दे देता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल लॉजिक इस्तेमाल की कि ये जो बच्चे को बुखार है, दिस इज ड्रग फीवर, इसी दवा से बुखार हो रहा है। मैंने उसे कहा कि आप इसको दवा नहीं देनी है, और 2 दिन तक अगर बुखार हो बहुत ज़्यादा तो उसको आप ठंडे पानी से नहला दें, वॉशरूम में टब में डाल दें, कोई मसला नहीं है, आप घबराइए, परेशान नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और उसने 2 दिन तक अजियत तकलीफ उठाई, इसी बात की, सिर्फ खौफ से कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए।
लेकिन 2 दिन 48 आवर उसने बुखार में इस तरह गुजारे, और जब ड्रग का इफेक्ट खत्म हो गया वो ठीक हो गया बच्चा। अच्छा, तो अब ये क्या है, ये अब ये बच्चा 5 साल तक सफर किया, किस वजह से? मेडिसिन की वजह से। मेडिसिन की वजह से। और किस वजह से? हमारे मेडिकल कल्चर की वजह से। यानी वो डॉक्टर साहब गाइडलाइंस के हिसाब से चलते, तो भाई मेरे पास अब वहां से आया है, फला फला डॉक्टर को देखा गया है, अब मुझे इससे आगे जाना है। फिर उसके पास ठीक नहीं हुआ तो उससे बड़े प्रोफेसर के पास जाना है, तो प्रोफेसर साहब उससे आगे का सोचेंगे। तो बिला आखिर वो बोन मैरो के लिए आया था यहाँ पे, कि बोन मैरो उनका टेस्ट करवाना है कि कहीं इनको ब्लड कैंसर तो नहीं है कि जिसका बुखार खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सिंपल ये बुखार उनको हुआ था और वो घबरा के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको दवा दी, वो नहीं उतरा, अब वो उससे उलझता गया। तो डॉक्टर साहब, मुझे तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन में फिर आप लोग तो मेडिसिन सजेस्ट ही नहीं करते। आपकी बातों से ये लग रहा है, क्योंकि आपने कहा कि यार दवाइयाँ तो देनी नहीं है, पैनाडोल बुखार तो आया ही सही करने के लिए, माँ सिवाय कि वो 3% जो आपने कहा 97% जो फीवर है वो तो मतलब हो जाएगा सेट। वो 3% जो है अगर अब वो मैं है। आपको बेसिक समझाता। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आज से 30 25 30 साल पहले क्या था, जब डॉक्टर्स नहीं थे लोग तब बीमार होते थे। बीमार होते थे होते थे मगर तो क्या इतनी इलाज? बीमारियां नहीं थी मेरा ख्याल है। हाँ, बीमारियां नहीं थी, ये खुद एक सवाल है। तो वो जमाने में बीमार तो होते थे ना, ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती थी, डॉक्टर के पास जाते थे, वो डॉक्टर साहब क्या करते थे, जो हमारे पास डॉक्टर्स आए थे शुरू शुरू में, उनके पास क्या ये काला पीला मिक्सचर होता था, ये पैराडेक्सा, पेंटर वगैरह और हाँ ये पैराडेक्सा, ये काली पीली गोलियां होती थी। हर मरीज को उसी 6 8 10 गोलियों में से ही देते थे और उसी से वो ठीक होते थे। ऐसे ठीक होते थे। बिल्कुल सही है। क्यों होते थे? अच्छा, उसके बाद अब ये माइंड इंसान का शिफ्ट चेंज हुआ। क्या हुआ? जब तक मेडिकल स्टोर की दवाई नहीं लिख के देगा डॉक्टर तो ठीक ना होंगे। अब हम जो माइंड सेट इस तरह बना कि जब तक हम बाहर की दवा नहीं खाएंगे तब तक ठीक नहीं होंगे, तो ये माइंड शिफ्ट हुआ। इसके बाद जितनी जितनी मेडिसिन आती गई और मेडिकल साइंस बज़ाहिर तरक्की करती गई और मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की बिल्कुल बेअन ही तस्वीर बनती गई, तो नतीजे में क्या हुआ? उसके बाद थर्ड जो हुआ है वो टेस्ट का, कि जब तक हम टेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक हम ठीक ही नहीं होंगे। तो ये जो हमारा जो असल चीज कौन ठीक कर रहा है? हमारी बॉडी खुद। माइंड। माइंड। माइंड ठीक कर रहा है ना। मिसाल पहले हम सोचते थे, चल डॉक्टर्स भी नहीं थे तो लोग क्या करते थे, हमारे मोहल्ले में कोई बुजुर्ग खातून या बुजुर्ग होते थे, उनके पास जाते थे, दम करवाते थे, उनसे अच्छी बात सुनते थे और पानी दम करवाते थे, कुछ भी करते थे ऐसा। उससे होता क्या था? अब ये पानी दम करवाना या इसको हमारा आउट ऑफ डिस्कशन है। उससे होता क्या था कि वो जो बड़ा बुजुर्ग जो उसको कहता था, वो उसकी माइंड मैपिंग होती थी। उससे कहता सही। बेटा परेशान नहीं हो, ठीक हो जाओगे, अल्लाह ताला ने शिफा दी है, इस तरह की पॉजिटिव जुमले अदा करते थे। तो उससे हमारा माइंड मेकअप होता था, तो हमारा सिस्टम इंटरनली उसी हिसाब से करता एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता। तो हमारा जो माइंड असल में वो हीलर है, जो अल्टीमेट मेडिसिन है वो दिस इज माइंड। तो इस तरह हमारा जो माइंड शिफ्ट हुआ है, इसी शिफ्टिंग के नतीजे में सब पूरा सिस्टम बना है। तो असल जो इंसान का जो हीलर है वो इंसान के अंदर का एक डॉक्टर है। मिसाल अमीर तो मतलब सवाल ये है जी, कि हमें देखें, अगर ऐसा है, अगर आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, मगर हमें ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है इससे लेने से हमें आराम तो आता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को बुखार है, ठीक है, 101 बुखार है, ठीक है, हमने उसको पैनाडोल दी, ठीक हो गया, उसके बाद 3 4 दिन तक देते रहे तो बुखार गायब हो जाता है, तो फर्क तो पड़ रहा है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि वो बुखार ठीक हो गया। जी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को कफ हुई, खांसी हुई, हमने उसको कफ सिरप से या ऐसे हमने सप्रेस किया, तो यही बच्चा यही बड़ा आगे चल के एस्थमेटिक पेशेंट बनेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीज एक्सेस बनी, जिसको निकालना था, जिसको किल करना था, खत्म करना था, उसको हमने सप्रेस किया है। तो हम क्या करते हैं, हम तो खांसी को सप्रेस करते हैं। हम खांसी को अगर हम ट्रीट करेंगे तो अंदर में जो बीमारी है वो उसको ट्रीट करना होगा, सबसे पहले उसको ट्रीट करें तो खांसी खुद ही ठीक हो जाएगी। तो हम ये जो नॉर्मल सिस्टम करते हैं, अब इसमें है क्या कि इंसान के अंदर में अल्लाह का एक निज़ाम जो है उसमें, जैसे मिसाल हमारी जो बॉडी है ये 120 ट्रिलियन सेल्स की बनी है, ठीक है, लेकिन इसका ट्रिपल हमारी बॉडी के अंदर जरासीम है। ठीक ठीक है। है, मिसाल हमारे मुंह के अंदर 1 बिलियन जरासीम है, कि जो हमारी ये सब के सब अल्लाह का लश्कर है, जो हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को सिस्टम को चलाते हैं। यही मिला के इम्यूनिटी सिस्टम बनता है। यही होता है। तो अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी में
ख़ास तौर पे गट में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया जिसको माइक्रोबियोम्स कहते हैं। तो ये जो माइक्रोबियोम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ये अल्लाह का लश्कर है। ये जैसे ही वायरस आता है तो उसको किल कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक खाते हैं या वो दवाएं खाते हैं, तो उससे हमारा जो इनर इम्यूनिटी सिस्टम है वो खुद सबसाइड हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, दवाइयों का मोहताज हो जाए। दवाई का मोहताज होता है। तो आप देखें, जो बच्चा घर में, आप इस तरह देखें कि जो बच्चा ज़्यादा एंटीबायोटिक लेता होगा वो ज़्यादा बीमार होता होगा। ठीक है। बार बार देखिए, आप मिसाल अपने घर में भी अगर देखेंगे, अगर बच्चे को आपने या बड़ा हो जो ज़्यादा दवाएं खाएगा वो ज़्यादा बीमार होगा। क्यों? क्योंकि हमने बॉडी के अंदर जो इनर सिस्टम है इंसान का, अल्लाह का बनाया हुआ, हमने उसको एक्टिव होने का मौका नहीं दिया। किस वजह से? जल्दबाजी से। हमने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले मुझे दवा खानी है तो मैं ठीक हो जाऊं। तो वो जो ज़ाहिरी हम ठीक होते हैं वो हम असल में ठीक नहीं होते। वो हमारा इंटरनली वो सब चीज़ें जमा होती हैं, आगे चल के किसी और बीमारी की सूरत में सामने आती है। अच्छा, तो आपने ये तो बता दिया कि ये नज़ला, बुखार, खांसी ये तो आपकी नज़र में बीमारी है नहीं, ठीक है? तो फिर बीमारी है क्या? बीमारी उसे कहते हैं जिसपे इंसान का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो। जैसे मिसाल डायबिटीज़ है, ठीक है? ये बीमारी है? डायबिटीज़ को बीमारी कहते हैं। बीमारी इस वैसे तो असल में ये डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है इंसान का, अल्लाह ने एक सिस्टम में ऑर्डर में रखा, वो डिसऑर्डर हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी इसमें डायबिटीज़ है, इसको बीमारी कर लेते हैं। तो इस हिसाब से ये जो बीमारी है जिसमें इंसान का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, तो ये बीमारी है। बस दूसरा मिसाल एज़मा बीमारी है, एपिलेप्सी बीमारी है, शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ये सब बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर भी किसी हवाले से बीमारी है। वो तो ऑल्दो कि वो माइंड मैप्ड है, लेकिन वो बीमारी उसको समझा जाता है, उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है, बज़ात खुद असल वो है नहीं। तो इस हिसाब से ये जो बीमारी, यानी जिसमें इंसान का सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसको बीमारी कहते हैं। ठीक है। तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या आपके ख़्याल में ये जो जैसे ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है और उसको दवाएँ डॉक्टर ने लिख के दे दी हैं और उसको ज़िंदगी भर कंटिन्यू करनी है, तो आपके ख़्याल में ये ठीक है या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या ये भी नहीं करना चाहिए? नहीं, आपकी इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बात कर रहा हूँ फील्ड में। अब देखिए इंटीग्रेटिव मेडिसिन में हम क्या करते हैं। इंटीग्रेट, जैसे मैंने बताया कि जिसकी डेफिनेशन है, जिसमें हम एलोपैथिक से भी जस्ट फॉर सिम्टम्स या फॉर टेम्पररी रिलीफ लेते हैं। असल जो होता है, जो कॉज होता है, उसको ट्रीट किया जाता है। वो होता है इंसान का माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ये तीनों चीज़ इन्वॉल्व होती है। असल में इसका जो मैकेनिज्म है, जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, वो यूं है। मिसाल, हमारे अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद पैदा किया है और हम देखते हैं कि हम हर चीज़ खाते हैं, लेकिन इतनी सारी खुदा ने चीज़ें बनाई हैं, तो पहला रूल ये हुआ कि हर चीज़ हर इंसान के खाने की नहीं है। पहला रूल ये है। हम क्या करते हैं? हर चीज़ हम खाते हैं। तो अल्लाह ने जो हमारा सिस्टम बनाया है, तो क्या होता है कि उसके नतीजे में चीज़ें इंसान की इंटॉलरेंस पैदा होती है। देखा भी है ना, बड़ी-बड़ी चीज़ें, मिसाल किसी को दूध जो है वो टॉलरेट नहीं करता तो उसको लैक्टो एलर्जी कहलाती है, लैक्टो इंटॉलरेंस हो रहा है। तो वो जो चीज़ें हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाने की चीज़ें खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में इंटॉलरेंस पैदा करती हैं, या इंटॉलरेंस होती है ना, अंदर से मैच नहीं होती। तो उसके नतीजे में हमारा सिस्टम अंदर से ख़राब होता है। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन में इसको हम ले जाते हैं एपिजेनेटिक्स में। उसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों में क्या फ़र्क है? इंटीग्रेटिव में और एपिजेनेटिक में? तो जो एपिजेनेटिक्स है वो एक साइंटिफिक मेथड है। उसमें क्या अच्छा। करते हैं, उसमें उसमें एपिजेनेटिक्स से मुराद ये है कि इंसान के अंदर की जो जीन्स है, वो जीन्स को हम चेंज करते हैं। अच्छा, ठीक है। जीन्स को चेंज करते हैं तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। मिसाल, हमारी जो पूरी बॉडी है, एक इंसान है, ये इंसान डिफरेंट सिस्टम्स का बना हुआ है। सिस्टम्स ऑर्गन से बने हैं, ऑर्गन टिश्यू से बने, टिश्यू सेल से बना है। तो जो सेल होता है उसका एक पूरा एक सिस्टम कंट्रोलिंग होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो आखिरी भाग होता है वो डीएनए होता है। जब इंसान के जिस्म में बीमारी होती है तो आखिरी जो चेंज होता है वो इंसान के जीन्स चेंज होता है। ठीक। ठीक है। तो हम एपिजेनेटिक्स तरीके से जीन्स को वापस चेंज कर देते हैं नॉर्मल। अच्छा, ठीक। वो जो चेंज होता है वो 3 तरीकों से होता है। एक होता है फूड से, दूसरा होता है नेचुरल मेडिसिन से, तीसरा होता है माइंड की एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन से, और चौथा स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस से। ये तीनों चारों चीज़ें मिला के इंसान के जीन को तब्दील कर सकती हैं। तो बेसिक जो इंसान को बीमारी हुई जिसमें जीन तब्दील हो गया, अब उस जीन को वापस नॉर्मल करना है।
तो वो इस मेथड को, सिस्टम को एपिजेनेटिक्स कहते हैं, जिसमें जीन्स को करेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब फिर मुझे ये बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि ये बीमारियां है ही नहीं और इनका इलाज जो है वो ये बीमारियां नहीं है तो इनका इलाज क्या होगा? तो मुझे ये बताएं कि ये जो फार्मा का इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हैं और इतना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, तो ये फिर क्या है? और लोगों को रिलीफ मिलता है तो ये लोग इतना तरक्की कर रहे हैं ना, फल फूल रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये सब फिर क्या हो क्या रहा है ये? देखिए, ये ऐसा खतरनाक मौजू है कि जिसमें इंसान के लिए सामान्य शहादत भी तैयार हो सकता है, नहीं, आप और खुल के बात करें। और रफ्तार और गुफ्तार दोनों बंद हो सकते हैं। नहीं, हमें परेशानी नहीं है, आप खुल के बात करें। ये दोनों बात ये, करें। ये दोनों बहुत ही सेंसिटिव मौजू है, लेकिन इस पे कोई ना कोई तो बोलेगा, बोलना चाहिए। ये जो हमारी वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, जिसको हम एलोपैथिक मेडिसिन कहते हैं, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो एक रूल है कि जंग के लिए हथियार चाहिए, तो दवा के लिए क्या चाहिए? बीमार चाहिए। बीमारी चाहिए। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि ये दुनिया दो भाइयों के हाथ में है। एक भाई ने इस पूरे निज़ाम को सेल ऑफ सिकनेस इन द नेम ऑफ हेल्थ, इस तरीके से इसको बीमार करना और बीमार रखना है। और दूसरा जो होता है वो भाई, वो दवा खिला के पूरी जिंदगी, दोनों तरह से वो उसको पैसा कमाते हैं। तो जब हमारा ये इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के बाद इंसान का जो पैरामीटर है वो सब चेंज हो गया, इंसानियत का मैयार चेंज हो गया, पैसा। तो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा जिस इंडस्ट्री के पास है वो फार्मा। फार्मा है। अगर आप 500 फॉर्च्यून कंपनीज का पता होगा आपको कि दुनिया की टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। अब एग्जैक्टली मुझे इस रिसेंट 1-2 साल का नहीं पता, लेकिन पिछले में सालों का मैंने वो डेटा देखा था। तो उसमें जितनी भी 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं, उसमें 450 कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो एक तरफ था, और 50 कंपनीज का उनसे डबल था, और वो 50 की 50 सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। अब अंदाजा लगाए, मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल की दवा है जिसको स्टेटिन कहते हैं। ये जो स्टेटिन, एक दवा का रेवेन्यू कितना है? $60 बिलियन है अच्छा। एक टैबलेट का। एंड हु इज मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मेडिसिन? अमेरिका। तो ये जितनी 10 बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल सारी अमेरिकन कंपनी है। तो इस पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें इंसान को बीमार करना हम नहीं कह रहे, लेकिन बीमार रखने का पूरा निज़ाम है। तो उसकी सबसे पहली चीज़ क्या है? वो माइंड मैपिंग है। डॉक्टर साहब को जब जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, शुगर है इसका इलाज नहीं है, ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है। इलाज क्या है? आपने पूरी ज़िंदगी दवा खानी है। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है। और ये बड़ा अजीब है। मिसाल आपने सवाल किया कि इन तमाम बीमारियों का इलाज क्यों नहीं है, इतनी साइंसी तरक्की और ये सब कुछ होने के बावजूद। तो ये इसका जवाब ना बेचारे मरीज को पता है ना डॉक्टर को पता है। क्यों नहीं पता? इसलिए कि उसको डॉक्टर, मेडिकल साइंस जिस तरह डिज़ाइन की गई है, जो बनाई गई है, जो पढ़ाई गई है, सिखाई गई है, उसमें हेल्थ या सेहत तो है ही नहीं ना। उसमें क्या तो ये बताएं कि बीमारी? एंटीग्रेटिव मेडिसिन में है इसका इलाज? आपने ये जो बीमारियां, ब्लड प्रेशर बताया, कोलेस्ट्रॉल बताया, डायबिटीज बताया। इंटीग्रेटिव मेडिसिन में सबसे पहली चीज़ समझानी, आपका लाइफ स्टाइल चेंज किया जाता है, तो जिससे आपका जीन्स चेंज हो जाते हैं, तो आप ठीक हो जाते हैं। अब उसमें रूल क्या है? रूल ये है कि आपकी हर चीज़ आपके खाने की नहीं है। अगर आप ये सोचें कि ना भाई हर चीज़ मैं खाऊंगा और ठीक रहूँ, पॉसिबल नहीं है। तो उसमें लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या चीज़ मेरे लिए फायदेमंद है, क्या चीज़ नुकसान। देखिए, मेरे घर पे भी पेशेंट हैं डायबिटीज के। तो देखें, उसमें तो जहाँ तक मुझे पता है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, हमारा जो लबलबा है वो इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, ऐसा ही है, ठीक है? तो अब वो ज़ाहिर सी बात है, अगर हम लबलबा हमारी बॉडी का पार्ट है ना, अगर वो वर्क ही नहीं कर रहा सही से, तो आप उसको मेडिसिन से उससे फूड से कैसे ट्रीट करेंगे? अच्छा, अब ये पूछा जाए कि क्यों नहीं कर रहा है, उसका जवाब नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे तो व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डायबिटीज? अननोन। ठीक। अब ये जितनी भी ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स का ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया है कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। अब आप खुद बताए, एक सवाल है कॉमन सेंस का, एक आम आदमी सोचे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले डायबिटीज का जो नंबर बनाया गया था क्या था? ये मुझे तो नहीं पता। 140 फास्टिंग ब्लड शुगर। अब 180 है गालिबन। नहीं, कम कम किया है। अच्छा। पहला 140 था। तो रात को जितने भी लोग सोए थे, जिनकी भी शुगर 140 से ज्यादा थी, सब डायबिटिक थे। अच्छा। ठीक है। तो पहले दवा बनाई गई, उसके बाद ये नंबर बनाया गया। सही है।
इस तरह उसके बाद जब ये चलने लगा सिस्टम, मेडिसिन का कारोबार बढ़ने लगा, तो आगे चल के क्या किया, इसी शुगर का जो नंबर है कम करके 126 किया। तो अब आप बताएं, रात को जो 130 वाले सोए थे, सुबह वो सब क्या थे? नहीं, वो तो फास्टिंग और नॉन फास्टिंग होता है ना मेरे ख्याल। नॉन फास्टिंग को फास्टिंग में 100 है। नहीं, फास्टिंग को क्राइटेरिया बनाया जाता है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फास्टिंग को होता है। तो 126 जब अनाउंस किया, तो रात को 130 वाले सो रहे थे, सुबह सब डायबिटिक थे। अच्छा, फिर आगे चल के 126 को कम करके 110 किया गया, ठीक है। और अभी 100 है। तो अब आप खुद बताएं कि जब नंबर कम करने से, कॉमन सेंस की बात है ना, कि ये मरीज का नंबर खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। तो आप बताएं कि डायबिटीज बढ़ रही है या डायबिटीज को बढ़ाया जा रहा तो बहुत बढ़ रही है, बहुत है? बढ़ नहीं, रही है। बढ़ाया जा रहा है इस नंबर अच्छा। से। अब होता क्या है दुनिया में इस वक्त, जो डायबिटीज बजा देखो, दिस इज ट्रू डायबिटीज है 10%, 90% डायबिटीज जो है वो बिजनेस बेस्ड है, अच्छा, ओनली फॉर द इंसुलिन, फॉर द मेडिसिन। अब आप खुद बताएं, अगर हम ये समझते हैं कि ये दवा इलाज है, तो दवाएं कितनी, जितनी दवाएं बढ़ रही हैं उतनी डायबिटीज बढ़ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, मिसट्रीट कर रहे हैं, या बढ़ा रहे हैं? एक मिसाल दी मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल की दवा की। कोलेस्ट्रॉल की दवा का लिखा हुआ है, पेपर्स में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, 46 to 60% डायबिटीज बना करती है। अच्छा। आप खुद बताएं कि ये जो कैंप्स लगाते हैं हम क्लिनिक्स में, डॉक्टर्स फ्री कोलेस्ट्रॉल चेकअप कैंप लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? दवाइयाँ बिकेंगे क्या उनकी? इसलिए लगाते हैं। डायग्नोज होगा और बिके। आप फर्ज करें 1000 लोगों को हमने इसकी कोलेस्ट्रॉल की दवा दी, तो आने वाले 6 सालों में, 4 सालों में, इसमें से 600 लोग तो डायबिटिक होंगे अच्छा, इस दवा खाने की वजह से। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो इसे कहते हैं डिजीज इन्वेंशन, डिजीज मॉनिटरिंग होती है, ये नंबर्स का गेम जो जिस मेडिकल साइंस पे ये सारा पूरा बनाया गया है वो है लीनियर मेथड। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे मेडिकल साइंस की इंसान के बारे में, वो यही है कि इंसान को एज ए मशीन समझा गया है, क्योंकि बॉडी ये मशीन है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, जबकि इंसान एक डायनामिक चीज़ है, ठीक है। तो मशीन की तरह नहीं है। तो मशीन की तरह जैसे नंबर से, लीनियर मेथड से सबको इक्वल किया गया है, जबकि इंसान इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये चाहे ब्लड प्रेशर के जो एक स्टैंडर्ड सेट है कि 80 से लेके 120 तक होना चाहिए तो नॉर्मल है, और इसी तरह ब्लड प्रेशर की मिसाल दी आपने, मिसाल महात्मा गांधी का आपने नाम सुना है, महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर कितना था? मुझे नहीं अंदाजा। महात्मा गांधी के ब्लड प्रेशर आप देखिए, रिसर्च करें, गूगल पे सर्च करें, उनका हमेशा 240/140 रहता था। 240? अभी इस वक्त 240 किसी का हो तो आईसीयू में, वो कार्डियक आईसीयू में, इमरजेंसी में, पूरा उसमें होगा। अच्छा, ये उनके आखिरी वक्तों में या नॉर्मल उनका यही रहता? यदि उनका 2-4 दफा चेक किया गया तो इतना ही रहा, 240/140। वो तो नॉर्मल। 240/1, तो एक बहुत हाई है ना। और ये हाई है, कौन बताता है? अब ये होता क्या है, मिसाल ब्लड प्रेशर बजाते खुद है क्या? एक हमारी वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग है, दूसरी हमारी ट्रेडिशनल या लॉजिकल या इंटीग्रेटिव अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है। अब इसको हम नापते हैं नंबरों से, ब्लड प्रेशर को नंबरों से नापते हैं। जबकि नॉर्मली क्या है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, तो उस स्ट्रेस के नतीजे में हमारी इंटरनल चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे मिसाल, अगर आप बैठे हुए हैं तो इस वक्त आपका इंटरनल पूरा एनवायरनमेंट इसी हिसाब से होगा, तो ब्लड प्रेशर भी इसी हिसाब से होगा। आप खड़े होंगे तो ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होगा, आप भागेंगे दौड़ेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इंसान के जिस्म में फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल या इमोशनल जब स्ट्रेस पैदा होता है, तो उसके नतीजे में इंसान की बॉडी का जनरल स्ट्रेस बढ़ता है। उस स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ समझाएं, अगर मेरे अल्लाह ना करे कि किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो 80 और 40 हो गया, तो सर वो तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। नहीं, तो वो जो ब्लड प्रेशर इंसान की, उसी ब्लड प्रेशर डाउन, तो बीमारी तो हो गई ना सर। नहीं, ब्लड प्रेशर बजाते खुद डाउन नहीं हो रहा, वो किसी सिस्टम की वजह से डाउन हो रहा था, उसको ठीक करे बीबी खुद ठीक होगा। इसमें ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करना होता, उस कैफियत को ठीक करना होता। मिसाल के तौर पर हम देखा ना, किसी की मैयत हो जाती है तो धड़ाम से गिर पड़ते हैं, तो बीपी कम हो गया, क्या हुआ? तो स्ट्रेस से शट डाउन हो गया। तो ये शट डाउन हुआ तो तमाम चीज़ें
बंद हो गई तो ब्लड प्रेशर, चूंकि वो तार पूरे सिस्टम को चला रहा था तो उसी हिसाब से नंबर से, अब जब वो शट डाउन हो गया तो ब्लड प्रेशर खुद ही कम हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते सिर्फ बीपी, जबकि पूरी कैफियत नहीं देखते। तो ब्लड प्रेशर इंसान के पूरे इंटरनल एनवायरनमेंट के बैक में चलता है, मिसाल भी ये ट्रॉली की तरह चलता है, खुद ब खुद अप एंड डाउन नहीं होता, वो किसी सिस्टम से होता है। तो वो जो सिस्टम है वो है स्ट्रेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। स्ट्रेस पैदा होता है उससे नतीजे में। एक छोटी सी मिसाल देते हैं। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इस वाली कंडीशन को भी ठीक करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है? नहीं, उस सूरत में अब मसला ये है कि इस वक्त हमारे जहन में नंबर का खौफ है ना, तो हम जब तक नंबर कम नहीं होंगे तब हमारे अंदर में खौफ रहेगा, तो स्ट्रेस कम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर आपके जहन में ये है कि वो 180 110 ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, रग फट जाएगी और ये हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, फाली हो जाएगा, सब कुछ होगा, ये सब आपके जहन में है। तो जब तक ये नंबर कम नहीं होंगे तब तक आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम होगा नहीं होगा। नतीजा क्या निकलेगा, अब ये जब तक स्ट्रेस कम नहीं होगा तो नंबर कम नहीं होंगे। तो पहले नंबर को कम इसलिए किया जाएगा ताकि आपके अंदर का स्ट्रेस कम हो, जब तक कि आपको खुद को समझ में आए कि ये नंबर्स मेरे इस स्ट्रेस के नतीजे में पीछे से बढ़े हैं, ना कि आगे। अब किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछे कि ब्लड प्रेशर बजाते खुद क्यों होता है, तो लिखा है कि एग्जैक्ट कॉजेज आर नॉन। लेकिन इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब भी हमारे जिस्म में स्ट्रेस पैदा होगा, इन चारों में से किसी भी किस्म का, तो उस सिस्टम को, स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एंड दिस इज नॉर्मल फिनोमेना। डॉक्टर साहब देखें, असल इसमें स्ट्रेस को एड्रेस किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू फूड, थ्रू लाइफस्टाइल। वो जब खुद ठीक होगा तो ये खुद ही कम हो जाता है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये फिर सब हो क्यों रहा है? नज़ला, बुखार, खांसी, फ्लू, अभी हमने बल्कि एक वबा देखी, कोरोना आ गया था, खैर वो तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल हो गई थी। तो मुझे ये बताएं कि ये हमारी इस वाली जो हम वक्त देख रहे हैं, जो सदी देख रहे हैं, इसमें ये इतनी ज़्यादा बीमारियां आ क्यों रही हैं? इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे फार्मा इंडस्ट्री है, जिसमें डिजीज मॉनिटरिंग है, जिसमें डिजीज इन्वेंशन है। वो इंसान बीमार होने के लिए पैदा हो। आपने अभी देखा होगा उसका, इलोन मस्क का एक वायरल क्लिप हुई है जिसमें उसने कहा कि इंसान इतना लंबी उम्र क्यों जी रहा है, आओ और खाओ पियो, किसको जल्दी जाओ, क्यों? उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मगर डॉक्टर साहब देखें, अगर हम जो इंसान का एवरेज जो लाइफ है वो तो बड़ी है, नहीं, वो क्यों बड़ी है फिर? मिसाल के तौर पर आप देखें, इस वक्त दुनिया में 5 ब्लू जोन्स कहलाती हैं। 5 ब्लू जोन्स जो हैं, वो पांचों ब्लू जोन्स में इंसान का जो लाइफ स्पेन कितना है, मोर देन 100 ईयर्स। सही है। और उनके अंदर दूसरी बात यह, वो बीमार भी नहीं होते। और ये जर्मनी में भी, अब ये सवाल नहीं किया कि ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन अभी जनरल जर्मनी में क्यों है। उसकी वजह ये है कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा लॉन्गेविटी है, एवरेज ईयर जिंदगी जो है वो लाइफ है वो ज़्यादा है जर्मनी में। क्यों? कि वहाँ पर ये एलोपैथिक सिस्टम को कम फॉलो करते हैं, वो ट्रेडिशनल सिस्टम को, नेचुरोपैथी को, इन सिस्टम्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा, इसलिए उनके यहाँ ये ज़्यादा है। वो उसी तो क्या वहाँ बैन है? हुकूमत ने मतलब क्या पाबंदी लगाई हुई है कि मतलब नहीं, पाबंदी नहीं है, लेकिन लोगों में ये शऊर है, उनको पता है। वैसे आप देखिए, अवेयरनेस है लोगों में। अवेयरनेस लोगों में है कि हम नेचर से जितना जुड़े रहेंगे, जितना नेचुरल सिस्टम से रहेंगे, तो उतना हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अब ये जो इलोन साहब ने जो कहा है कि दुनिया में इतना ज़्यादा क्यों रहे, डोंट बी बर्डन ऑफ द अर्थ, गो एंड, तो ये जो हिसाब है इनका, इस हिसाब आप खुद बताएं कि वो अब दुनिया को लॉन्ग इंसान की लाइफ स्पेन के लिए कोशिश करेंगे। वो तो क्या, आओ रिसोर्सेस को कम इस्तेमाल करो, जाओ। क्योंकि उनके हिसाब से वो खुद कह रहे हैं कि चूँकि इंसान लंबा 70-75 साल ज़िंदगी गुजारेगा तो क्या होगा, वो एडवांस को दुनिया को कबूल नहीं करेगा, तो वो माइंड उसका बैक होगा, लिहाजा उसको दुनिया में जीने का हक नहीं है। ठीक है। तो ये दुनिया के डिज़ाइनर्स हैं कि दुनिया के मालिकान में से एक मालिक है जो ये कहता है कि दुनिया में इंसान वो ज़्यादा नहीं रहे, आए खाएं पिए चले जाए। तो आप खुद बताएं कि ये लोग करेंगे इस बात को। दूसरा, ये जो मेडिकल हमारा फार्मा जो माफिया है, माफिया की जो डेफिनेशन हम समझाते हैं ना, उसमें 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ओवर प्रिस्क्रिप्शन। अब मुझे नहीं पता कि ये है या नहीं, आप खुद देखिए, हर बंदा सुनने वाला देखे, सबसे पहले ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन है, बिल्कुल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकेगा। आपको सुन के हैरत होगी, आप
यकीन करें, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, उसका भी एक छोटा सा शहर है, मैं नाम नहीं ले रहा, और उसमें एक डॉक्टर साहब हैं, एक नहीं हज़ारों होंगे, वो एक-एक कंपनी से एनुअल 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं। अच्छा। अच्छा, वो 1 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए कितने मरीज़ों को अननेसेसरी दवाएँ लिखेंगे। आप प्रिस्क्रिप्शंस देखिए, 18-18, 16-16 मेडिसिन्स लिखी होती हैं। अब ये जो मेल प्रैक्टिस है ना, ये हर इंसान इसको फ़ील करता है और एक्सपीरियंस करता है कि ये बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़ जो है ना, ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन दुनिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, कोई पूछने वाला भी नहीं डॉक्टर है। साहब, इसमें आप सिर्फ फार्मा कंपनीज को ही क्यों कसूरवार कह रहे हैं? तो कसूरवार तो डॉक्टर भी हुआ। इतना पढ़ लिखने के बाद वो अगर ये समझाने की प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, देखिए, ये इस ये बात समझने के लिए हम एक चीज़ देखें, हम ज़िंदगी में अपनी में किसी भी फ़ील्ड में हम एक क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। मिसाल मौलाना किसी को देखा कि यार इस पे भी सवालात बनाते हैं, सियासतदान भी सवालात बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी सवालात बनाते हैं, हर बंदे पे सवालात बनाते हैं, इसमें भी गलत हो सकता है। लेकिन हम कभी मेडिकल के बारे में, डॉक्टर के बारे में नहीं सोचते कि ये भी गलत हो सकते हैं। ये हमारी जो ब्लाइंड फेथ है इस पे, ये खुद हमारे लिए नुकसानदेह है। चूँकि जो सोसाइटी है, ये डॉक्टर्स भी इसी में से निकलते हैं ना। आप खुद बताएँ, अभी जितनी भी ये पूरा एक बड़ा बिज़नेस है, मेडिकल कॉलेजेस का और डॉक्टर्स का ये बनने का। अब खुद देखें, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ में देख के डॉक्टर बनेगा, वो आप क्या समझते हैं क्यों बनेगा? तो जो डॉक्टर्स इंसान को हेल्थ के लिए बनते हैं, वो अलग होते हैं या कम होते हैं? दुनिया में दूसरा जो सिस्टम है, वो इसमें बीमारी के लिए बनते हैं, वो बीमार बदन से कमाने के लिए बनते हैं। अब खुद देखें कि इस वक़्त जो मेडिकल सिस्टम का जो सिस्टम बना हुआ है ना, वो बीमारी पर बेस्ड है, द केयर ऑफ डिज़ीज़ है। तो मैं उसे कहता हूँ 3 सीज़ कहलाता हूँ। कहते हैं उसे 3 सीज़, यानी केयर, कंट्रोल एंड कट। द केयर ऑफ डिज़ीज़ मरीज़ का उसमें नहीं है। हमें एक दूसरी मिसाल दी जाती है कि डॉक्टर जो है ना, वो इस वक़्त निकाह ख़ान है। मरीज़ जब आता है तो डॉक्टर साहब ने बाकायदा उसका एक दवाओं के साथ मरीज़ का निकाह बढ़ाते हैं, और ये दवा है, ये पूरी ज़िंदगी खानी है, दैट्स ऑल। ये आपकी जीवन साथी है, कब्र में जाने से पहले भी आप आखिरी डोज़ लेके फिर जाएँगे। दूसरा देखिए, हमारा एक रोड मैप ऑफ लाइफ बना हुआ है। अब हमें करना क्या है? सवाल ये है ना, हमारा देखिए एक रोड मैप ऑफ लाइफ बना हुआ है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद हम 40-45 साल की उम्र में हम किसी न किसी बीमारी में उतरते हैं। बिल्कुल ऐसे, उतरते हैं। बिल्कुल ऐसे। उतरने के बाद हम डॉक्टर साहब पास जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? हमारे टेस्ट वेस्ट करवा के एक लेबल लगाते हैं कि आप बीमार हैं, ये आपकी बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं होगी, आपका काम है ज़िंदगी में दवाएँ खाना। हम एक गोली से शुरू करते हैं, मिसाल ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की दवा हम एक गोली से शुरू करते हैं। अब हम चूँकि इनर जो सिस्टम है, कि जो एक किसी न किसी सिस्टम के नतीजे में है, हम उससे लड़ना शुरू करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इंसान का स्ट्रेस के नतीजे में बढ़ा, तो हमने उस गोली से दबाया, तो चूँकि वो किसी सिस्टम के नतीजे में है, तो वो और बढ़ेगा। अब हम दोबारा डॉक्टर साहब पास जाएँगे, तो वो कहेंगे एक गोली से कंट्रोल नहीं है, आप 2 खाएँ। 2 से नहीं है 3 खाएँ, 3 से नहीं है 4 खाएँ। तो जितनी दवाएँ हम ज़्यादा खाते हैं, इनर हमारा सिस्टम उतना बढ़ता रहता है। क्यों? सही। कि नतीजा क्या है कि हमारे स्ट्रेस बढ़ रहा है ना उससे। स्ट्रेस के नतीजे बीपी बढ़ रहा है। हम उसको जितना उसको दवा से दबा रहे हैं, वो उतना बढ़ रहा है। अल्टीमेटली एक दिन वो किसी न किसी हवाले से वो प्रॉब्लम, ऑर्गन डैमेज की तरफ जाता है। जब बीमार होके डॉक्टर साहब पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब लेबल करते हैं, स्टैम्प करते हैं कि आप बीमार हैं, आपकी बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी, आप पूरी ज़िंदगी दवा खाएँगे। अब हम दवा खाना शुरू करते हैं, तो जैसे-जैसे हमारी दवा बढ़ती रहती है, हमारी बीमारी बढ़ते। बढ़ती रहती है। बिल आखिर क्या होता है? फिर हॉस्पिटलाइज़ेशन स्टार्ट होती है, फिर हॉस्पिटल एडमिशन ज़्यादा होते हैं, फिर आईसीयू, फिर वेंटिलेटर, फिर वहाँ से जाते। तो ये हमारा एक रोड मैप ऑफ लाइफ बनाया हुआ है। लास्ट में मुझे ये बताएं कि अब करना क्या चाहिए हमें? करें क्या? आखिर ये आपने ये तो बता दिया है कि ये फार्मा इंडस्ट्री माफिया है, डॉक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं, नहीं लिखनी चाहिए। तो अब करना क्या होगा हमें इन चीज़ों से बचने के लिए? पहली चीज़ हमें ये समझनी है हर इंसान को, चाहे उसका किसी मज़हब से ताल्लुक हो, किसी एथनिक सोसाइटी से ताल्लुक हो, कि हमें अल्लाह ने बनाया है, और हमें बनाने के बाद उसने हमारे अंदर में एक सिस्टम रखा है, जो हमारा हीलर है। हमें उस हीलर के, इसमें अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, मौला फरमाते हैं कि दाऊक मिन्क, यानी जो दवा बीमारी है वो तुम्हारी वजह से, वला तशऊर, लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं है। वह दवाऊक फीक,
जो दवा है, उसकी जो रेमेडी है, उसका ट्रीटमेंट है, वो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हें उसका बसीरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। तो बीमारी अल्लाह की तरफ से नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट हमें ये समझना है कि बीमारी अल्लाह की तरफ से नहीं है, बीमारी हमारी अपनी तरफ से, शिफा खुदा की तरफ से। ये हमारे मेडिकल सिस्टम ने जो हमें जहनों में बिठा दिया है कि बीमारी जो है वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। आपका अल्लाह ने इंसान को डिफेक्टिव बनाया है। आपको एक दफ़ा बीमार हो दोबारा ठीक नहीं हो सकते। ये हमारा एक माइंड मेकअप हुआ है कि हम बीमार होते हैं, ठीक नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हमें बनाया है दुनिया में, और हमें अंदर में एक हीलिंग सिस्टम है, हमें उस हीलिंग सिस्टम से अपने आप को ठीक करना है। कैसे ठीक करना है? तो वो है एक लाइफ स्टाइल। तो डॉक्टर साहब आपके ख्याल में फिर ये शुगर, ब्लड प्रेशर, ये दूसरी चीज़ें भी, आप इनको बीमारियां तो कह रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम सारी ज़िंदगी दवाएं खाएं, ये भी ठीक हो सकती हैं। तो फिर आपके ख्याल में बीमारी है क्या? ऐसे तो फिर बीमारी है ही नहीं दुनिया में कोई। नहीं, दुनिया में बीमारी है ना, क्यों नहीं है? लेकिन बीमारी फॉर एग्जाम्पल कैंसर, क्या ये बीमारी नहीं है? तब है। अब कैंसर का जो मिसाल, कैंसर इंसान के बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं, ये जब नॉर्मली भी हमारे सेल होते हैं, जब हमारा इनर एनवायरनमेंट ख़राब होता है, फिर वो ग़िज़ा से, फ़ज़ा से और हमारे माइंड से, स्ट्रेस से जब होता है, चीज़ों से होता है, तो हमारे वो जो सेल्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है? इसको हम यूँ समझते हैं, मतलब कि होलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से यूँ समझते हैं कि इंसान की जो बॉडी है, इसके अंदर अल्लाह ने जो भी चीज़ रखी है वो सब सर्कुलेशन में है। और जब भी हमारी कोई भी सर्कुलेशन स्लो होती है या उसका फ्लो कम होता है या वो होती है, तो पीछे बैक में स्टेग्नेशन होती है, जमा होता है। तो जहाँ पर जिस सिस्टम में जो चीज़ जमा हुई, वो वहाँ पर बीमारी की सूरत में सामने आती है। तो नॉर्मली क्या है कि हमारी बॉडी में हर चीज़ सर्कुलेशन में रहनी चाहिए। ये तब होगा जब हम अपने डिमांड एंड सप्लाई के रूल को फॉलो करेंगे। यानी मिसाल, खाने पीने का भी एक सिस्टम है। तो खाना हम कब खाएं? जब हमें भूख लगे। हम क्या करते हैं? हम तो ट्रेडिशनली टाइमिंग के हिसाब से खाते हैं। तो पहला काम हम क्या करें? तो सबसे पहला काम है अपने खाने को हम इस तरह करें कि जब भूख लगे हम तब खाना खाएं। तो हमारा डिमांड एंड सप्लाई के रूल को हम फॉलो करेंगे, वरना मत खाएं। वरना ना खाएं। अच्छा, दूसरा, इन तमाम चीज़ों का एक लिटमस पेपर टेस्ट होता है कि भाई आप सेहतमंद हैं या नहीं हैं। कैसे पता? उसके लिए दो रास्ते हैं, या तो डॉक्टर साहब पास जाएं और चेकअप करवाएं, पूरी एक लंबी लिस्ट टेस्ट कराएं जिससे पता चलेगा आप ठीक है या नहीं है। दूसरा टेस्ट है नींद है। नींद एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता चलता है कि आप ठीक है या नहीं। तो 3 अलामतें होती हैं जिससे नींद में क्या टेस्ट कर सकते हैं, आप बता दें जैसे। मिसाल, नींद हमारे हाथ में नहीं है ना, ठीक है। है हमारे हाथ में लेटना है, लेकिन सोना नहीं है। ठीक है। तो जो सोना है वो इंसान की पूरी बॉडी का टोटल आउटकम होता है। अगर नींद सही आ रही है तो इसका मतलब आप सही हैं। हाँ, अब सही नींद क्या होती है? तो पहली अलामत ये है कि आप जब सोकर उठें तो आप फ्रेश हो। ठीक है। पहली अलामत। नंबर 2, जब सोकर उठें तो आपके जिस्म में एनर्जी हो। नंबर 3, जब सोकर उठें तो आपका काम करने का दिल चाहे। नंबर 4, जब आप सोकर उठें तो इंसान के अंदर में किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स ना हो। ये 4 सिम्टम्स ऐसे हैं जिस इंसान के अंदर में ही इज हेल्दी। और हर बंदा इन 4 सिम्टम्स को चेक कर ले तो वो उसकी हिस्ट्री में बीमारी नहीं होगी, और जिसमें ये 4 अलामतें नहीं होगी उसकी बीमारी, कोई ना कोई उसके अंदर बीमारी होगी। तो बीमारी बजाते खुद इंसान के नॉर्मल बिहेवियर, जो इंसान की बॉडी है, वो डिफेंस मैकेनिज्म की सूरत में सामने आता है। हम उस सिम्टम को नहीं देखते, हम उस सिम्टम को ठीक करने की कोशिश करते, वो कभी भी नहीं होता जब तक कि उसके बैक में जो कॉज होता है उसको ठीक करते। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशक परफेक्ट तख्लीक किया है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मगर देखें डॉक्टर साहब, अब हमारी जो फ़िज़ा है या जो हम ग़िज़ा लेते हैं, उसके अंदर भी तो अब वो बात नहीं रही ना। अब कोई बच्चा पैदा होता है, ज़ाहिर-सी बात है उसको उस तरह की ग़िज़ा नहीं मिल रही, और वो आज से 50 साल पहले वाला एनवायरनमेंट भी नहीं है, वो फ़िज़ा भी नहीं है जिसमें वो साँस ले रहा है। तो इस वजह से भी तो ये बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब वो पहले वाली बात नहीं है, तो फिर उस हिसाब से फिर मेडिसिन भी आ तो गई। देखिए, इसमें 2 नेचुरल रूल हैं। सबसे पहला कि सिंपल एंड नेचुरल। वो जो ब्लू जोन्स की हमने बात की थी, उन सबका 2 रूल को फॉलो करते हैं, सिंपल एंड नेचुरल। तो अगर हम खुद अपने बच्चों को, फैमिली को, घर वालों को, सबको सेहतमंद देखना चाहते हैं तो हमें 2 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो सिंपल एंड नेचुरल।
ये 2 हमारे हर मसले का हल हैं। अभी इस वक़्त दुनिया में जो हमारा सिस्टम बनाया हुआ है, वो जो 2 भाइयों की मैंने बात की, तो एक भाई ने हमें जो खिलाना है, उस खिलाने के नतीजे में बीमार होना है। दूसरे ने उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें दवा खिलानी है। तो पहला जो हमारा जो रूल्स हैं, पहले ज़माने में हमारे जो हुआ करते थे, जो सिंपलिसिटी हमारी लाइफ में थी, अल्टीमेटली उसको हम लाएँगे। अगर नहीं लाएँगे, तो ये रोड मैप ऑफ लाइफ हमारे लिए तैयार है। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम रोड मैप ऑफ लाइफ जो बना हुआ है कि जो हमारे हॉस्पिटल में पैदाइश से लेकर आईसीयू से कब्र में जाने का बना हुआ है, पूरी ज़िंदगी दवा खानी है, या इसको फ़ॉलो करें। या हम इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली हमें अपने नॉर्मल एंड सिंपल नेचुरल रूटीन को बनाना होगा। उसमें पहली चीज़ क्या करें, मिसाल इंसान की बनाई हुई चीज़ें कम खाएँ, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ ज़्यादा खाएँ। और जो लॉज़ बने हुए हैं, हम खाना तब खाएँ जब हमें शदीद भूख लगे। और दूसरा लॉ कि जब हम खाना इतना खाएँ कि हमारे पास उस खाने को चलने के लिए कम से कम गुंजाइश हो। यानी 1/3 हमारा खाली हो, एम्प्टी स्टमक हो, 2/3 हम खाना खाएँ और भूख के हिसाब से खाना खाएँ। और ये जब चीज़ें, दूसरी जो चीज़ है ना, वो हरकत है। मिसाल मैंने कहा कि पूरी ज़िंदगी लाइफ इंसान की बॉडी में हर चीज़ सर्कुलेशन में है, वो सर्कुलेशन जो है इंसान की हरकत से पैदा होती है। तो दूसरा हमारी ज़िंदगी में हरकत है। पहले ज़माने में हम क्या करते थे, काम करते थे। इस वक़्त हम काम नहीं करते, हमारा ज़्यादा बैठने का काम है और लेटने का काम है। फिज़िकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम है। तो फिज़िकल एक्टिविटी हम अपनी रखें, खाने को हम प्रॉपर रूल्स के हिसाब से खाएँ, तो हम खुद इन चीज़ों में बेहतर हो जाएँगे। वरना हमारा रोड मैप ऑफ लाइफ हमारे लिए तैयार है। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं बच्चों के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगा कि आजकल मदर्स को जो है वो फीडिंग का बहुत मसला रहता है। कोई बच्चा पैदा हुआ, मदर उसको फीड नहीं करवा पा रही है, बच्चा फीड नहीं कर पा रहा, तो हम उसको जो है वो डिब्बे के दूध की तरफ लेके आ जाते हैं। तो ये अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो 1 महीने का बच्चा है तो उसके पास तो कोई दूध के अलावा ऑप्शन नहीं है ना, और मदर का अगर दूध नहीं आ रहा तो क्या करें? डिब्बे का दूध पीना तो मजबूरी है क्या? इसकी वजह से भी प्रॉब्लम इसमें 2 बातें हैं। जो माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, जो जानबूझ के नहीं पिलाती, उसके जो इश्यूज़ होते हैं वो कॉस्मेटिक इश्यूज़ होते हैं। ठीक है। सही है? और ममता वाले इश्यूज़ नहीं है, वरना तो खुदावंद आलम ने उसके लिए सबसे पहली चीज़ रखी है। और ये खाली जो दूध होता है, दूध में तासीर होती है, दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं, दूध के अंदर बहुत कुछ एनर्जीज़ होती हैं, दूध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली वो मिल्क नहीं होता जो डब्बे वाला होता है। तो माँ के दूध की तासीर का जो जुमला हम सुनते हैं, तो वो सब चीज़ें बच्चे के अंदर मुंतकिल होती हैं। तो अगर हम माँ का दूध नहीं पिला पाते, तो अल्टीमेटली जो माँ का जो सब्स्टिट्यूट है, वो बकरी का दूध है। अच्छा, नहीं डॉक्टर तो मना करते हैं बकरी के दूध से। डॉक्टर तो कि इसलिए 6 मना, महीने से पहले मना ही आप दें ही ना बकरी। नहीं, आप स्टडी उठा के देख लें, रिसर्च, माँ का दूध का और उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी सेम होती है, कंपोज़िशन मिल्क की सेम होती है। खैर डॉक्टर्स तो किस वजह से करते हैं, वो ज़ाहिर बात है, फिर ये बैक में जो दूध पिलाने वाली कंपनीज़ हैं, वो ज़ाहिर बात है वो उसको इंसेंटिव्स देते हैं, पैसा देते हैं, तो वो तो उन्हीं को प्रमोट करेंगे। लेकिन खैर वो मजबूरी में पिला सकते हैं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो एक जो न्यूट्रिशन जो चाहिए ना, वो दी जा सकती है। अगर आपके पास कराची से शहर में कहाँ बकरी पालेंगे, वो कहाँ रखेंगे, कहाँ मगर वो रखेंगे? भी आप कह रहे हैं कि नुकसानदेह होता है, बॉडी पे नेगेटिव असर अच्छा, पड़ता दूसरा बज़ात खुद जो दूध है, ये खुद एक ऐसा डिस्कशन है कि दुनिया में 70% बीमारियाँ दूध पीने से हैं। है। अच्छा, आप डिब्बे के दूध की बात कर रहे हैं? कोई सा भी दूध हो। नहीं, क्यों? अगर गाय भैंस का दूध है। कोई सा भी दूध हो। क्योंकि नॉर्मली आप साइंस को देखें, सर 2 दूध में साल तो में, कैल्शियम होता है और मतलब काफ़ी हाँ, यही कह के हमें पिलाया जाता है। फैट्स होते हैं, गुड फैट्स। आप इस पे दूध पे एक अलग पॉडकास्ट करें, जिसमें पूरा डिटेल में इस पे बात करें। बज़ात खुद जब बच्चा पैदा होता है, तो 2 साल के बाद जब माँ के दूध से वीन ऑफ करते हैं, तो इंसान के जिस्म के अंदर कोई ऐसी एंजाइम नहीं होती कि जो दूध को डाइजेस्ट करे। अच्छा, आप देखिए दुनिया में जितनी भी अल्लाह की स्पीशीज़ हैं, वो सिर्फ इंसान है जो सबका दूध पीता है, वरना हर जानवर फॉर द सेम टाइम अपने बच्चे को दूध पिलाता है, उसके बाद ख़त्म। तो अब लॉजिकली अगर हर माँ सोचे कि 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना है, उसके बाद बच्चा बड़ा हो गया, तो अब जो बच्चे की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो माँ के दूध से ज़्यादा है, लेकिन वो माँ क्या करती है? अपने दूध से कम पे ले आती है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ने जो दूध बनाया था, दैट वाज़ टाइप A2। इस वक्त हमारे पास जो दूध मौजूद है दुनिया में, वो टाइप A1 है। और टाइप A1 के अंदर जो प्रोटीन है, उसे कैसीन प्रोटीन कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीमारी पैदा करती है। आप गूगल पे सर्च करके देखें दुनिया में कौन कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं कि जो दूध पीने से हैं।
अच्छा, चाहे वो कोई भी दूध हो। कोई सा भी दूध हो, इस वक्त दुनिया में जितना भी दूध है सब टाइप A1 है। चलें सर, मेरे लिए तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे आपसे दोबारा भी बात करेंगे और कोई और निशित रखेंगे। उम्मीद है आज की डिस्कशन व्यूअर्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।